Hello. So let's start with our first question. Beauty is nature's coin, must not be hoarded. मतलब जो सुंदरता है वो नेचर का सिक्का है, उसको होर्ड नहीं किया जाना चाहिए, मतलब इकट्ठा नहीं किया जाना चाहिए. बट मस्ट बी करंट एंड द गुड देयर ऑफ कंसिस्ट इन म्यूचुअल एंड पार्टेकन ब्लिस. हमें ये बतानी है ये लाइन कहाँ से ली गई है. ये लाइन है कॉमर्स की. कॉमर्स एक मास्क था, ब्लैंक वर्ड्स पे लिखा था, प्रेजेंट हुआ था रुडलो कासल में और पब्लिश हुआ था एनोमियसली इन 1637. किसके सामने, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, किसके सामने पब्लिश मतलब किसके सामने प्रेजेंट हुआ था. द फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर. और इसका जो म्यूजिक था वो कंपोज किया गया था किसके द्वारा, हेनरी लुइस के द्वारा. ओके, नेक्स्ट चलेंगे. मिल्टन कहते हैं एज गुड ऑलमोस्ट किल ए मैन एज किल ए गुड बुक. हु किल्स ए मैन किल्स ए रीजनेबल क्रीचर गॉड्स इमेज. मतलब जो एक आदमी को मारता है वो तो एक रीजनेबल क्रीचर को ही मारता है, भगवान की इमेज को ही मारता है. लेकिन जो डिस्ट्रॉय कर देता है एक अच्छी किताब को, किल्स रीजन इटसेल्फ, वो उसके रीजन को ही मार देता है. तो ये लाइन कहाँ से ली गई है हमें ये बताना है. ये लाइन है अरेपैजिटिका की. अच्छा, मैं आपको ऑलरेडी ये बात बता चुकी हूँ कि मिल्टन जो है वो ट्राई करते हैं टू डिफेंड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. मतलब एक्सप्रेशन की फ्रीडम को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं वो अरेपैजिटिका में. अरेपैजिटिका क्या है, एक प्रोज ट्रैक्ट है, प्रोज पोलेमिकल ट्रैक्ट है मिल्टन के द्वारा. किसके अगेंस्ट, सेंसरशिप के अगेंस्ट. ट्रैक्ट का जो ये जो ट्रैक्ट आया था 1644 में आया था. ये भी याद रखना है आपको कब आया था, 1644 में. ओके, नेक्स्ट. वॉट दो द फील्ड वी लोस्ट ऑल इज नॉट लोस्ट द अनकंक्यूरेबल विल. क्या हुआ अगर ये फील्ड मतलब मैदान हार गए तो सब कुछ तो नहीं हारे ना. अनकंक्यूरेबल विल तो अभी भी है ना, एक जीतने वाली इच्छा शक्ति. तो इन पैराडाइज लोस्ट हु इनकरेज हिज फॉलोअर्स इन दीज वर्ड. पैराडाइज लोस्ट में कौन इनकरेज करता है अपने फॉलोअर्स को इन शब्दों में, सैटर्न. कौन करता है इनके चीज़ में, सैटर्न करता है. मतलब वो ऐसे क्या कहता है कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं हारे अगर मैदान हार गए तो. फिर से एक बार भगवान के अगेंस्ट मतलब गॉड से रहती है ना उनकी लड़ाई, कुछ करेंगे. तो इसलिए ना जो सैटर्न ने इतनी पावरफुल लाइन बोली है, इसलिए काफ़ी सारे राइटर ने सैटर्न को वो भी बोला है कि एक हीरो का रोल प्ले किया है एज ए हीरो. ओके, और मैंने आपको पैराडाइज के बारे में बताया है, ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया था. पोएम है, ब्लैंक वर्स में है. उन्होंने लिखनी शुरू की थी 1658 में और उसको कंप्लीट कर दिया था 1665 में. ओके, नेक्स्ट चलेंगे. हु इज़ नेक्स्ट इन कमांड आफ्टर सैटर्न इन हिज फॉलोअर्स. अगला कौन था कमांड में सैटर्न के बाद उसके फॉलोअर्स में, जो उसके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे. तो उसका नाम हमें याद रखना है, बेल्जेबुल. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये, याद रखना है उसका. राइट हैंड मतलब यही था. द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन. ये लाइन सबने सुनी है जिसने थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ा है. चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विद माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच माई नेचुरल पाइटी. कहाँ की है लाइन ये पता नहीं. ये लाइन है माई हार्ट लीप्स अप. इट्स ऑल्सो नोन एज द रेनबो. इसे किसके नाम से भी जाना जाता है, रेनबो के नाम से भी जाना जाता है. रिटन इन 1802, पब्लिश इन 1807 इन 2 वॉल्यूम. अच्छा, विलियम ब्लेक ने जो ये लास्ट के 2 वर्ड है ना, नेचुरल पाइटी, थर्ड लाइन में, इसको डिसलाइक किया था. वर्ड्सवर्थ ने जो इस फ्रेज का इस्तेमाल किया था ना, नेचुरल पाइटी, इसको डिसलाइक किया था. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड. हु इज दिस स्टर्न डॉटर. किसको स्टर्न डॉटर कह के सिम्बोलाइज किया गया है ये बताना है हमें. तो ये क्या है, ड्यूटी को. एक ओड था, ओड टू ड्यूटी, किसके द्वारा लिखा गया था, रिटन इन 1805 और पब्लिश हुआ था 1807. वर्ड्सवर्थ ने लिखा था. ये किसके मॉडल पे बेस्ड है, ग्रेस हिम टू एडवर्सिटी. इसकी राइमिंग स्कीम बता रही हूँ मैं आपको, AB CC DD. ड्यूटी हैज़ बीन कॉल्ड स्टर्न ट्वाइस. 2 बार स्टर्न बोला गया है ड्यूटी को इस पूरे ओड में. ओके, नेक्स्ट चलेंगे. द टाइम इज़ आउट ऑफ ज्वाइन ओ कर्स स्पाइट दैट एवर आई वॉज बोर्न टू सेट इट राइट. ये लाइन, ये स्पीच किसने बोली है, ये स्पीच हमें बोली है हैमलेट ने. हैमलेट ने ये स्पीच तब बोली है एक्ट 1 सीन 5 की बात है, जब उसके फादर का बॉस विजिट करता है और उसको पता चलता है कि उसके अंकल क्लाउडस ने उसके फादर का मर्डर किया है, तब उसने ये लाइन बोली है. नेक्स्ट चलेंगे. हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर. द यंगर राइजेज
एंड द ओल्ड डथ फॉल। यंगर तभी उठते हैं जब ओल्ड गिरते हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं। क्लियर की लाइन है। एक्ट 3 सीन 3। ये जो है एडमंड बोलता है। एडमंड आपको पता ही है, ग्लॉस्टर का बेटा है। ग्लॉस्टर के 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड। एडमंड उसका इलिजिटिमेट सन है, अवैध बेटा। ओके, तो वो क्या करता है, वो मतलब सोचता है कि अपने फादर को वो बिट्रे करेगा। बिट्रे तो पता ही है ना, धोखा देगा। बिट्रेइंग माई फादर इट्स समथिंग दैट विल गेट मी ए रिवॉर्ड। धोखा दे के उसे कुछ मिलेगा अपने पिता से, और इट विल विन मी एवरीथिंग। वो मुझे सब कुछ, मैं सब कुछ जीत लूँगा अपने पिता से, और मेरे पिता के पास जो भी कुछ है ना वो सब हार जाएंगे और वो मैं जीत लूँगा। मतलब धोखे से अपने फादर की प्रॉपर्टी अपने उसमें कर लेता है, और उनका जो रियल बेटा होता है एडगर, उसको निकलवा देता है। नेक्स्ट, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। कौन सा ड्रामा है शेक्सपियर का जिसमें नो प्रोज एट ऑल, इसलिए इसको क्या बोला गया है, लिरिकल ट्रेजेडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, याद रखना है आपको। लिरिकल ट्रेजेडी किसको बोला गया है, रिचर्ड सेकंड को। 1595 में आया था, और ये जो है फर्स्ट पार्ट है रिचर्ड सेकंड टेट्रालॉजी का। ओके, टेट्रालॉजी में 4 होते हैं ना, तो ये फर्स्ट पार्ट है। और कौन कौन से हैं उनका भी बता देती हूँ। हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी 4th पार्ट 2 और हेनरी 5th। ओके, और जो इसके सोर्स है वो तो आपको पता ही है, राफेल का, राफेल हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स है। और रिचर्ड सेकंड जो है, आपको एक पॉइंट और याद रखना है जो प्रीवियस ईयर में आया है, रिचर्ड सेकंड जो है इंटायरली रिटन इन वर्स। सॉरी, पूरी तरह से किस में लिखा हुआ है, वर्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई लियर्टीज। पोलोनियस किसको भेजता है फ्रांस, अपने बेटे की। लियर्टीज कौन था, उसका बेटा था ना पोलोनियस का, उसकी जासूसी करने, उसकी स्पाई करने किसको भेजता है। कौन से प्ले की बात हो रही है ये, पोलोनियस कौन से प्ले में है, पोलोनियस हैमलेट में है, वो ना पोलोनियस चिंतित है, वरीड अबाउट लियर्टिस इन फ्रांस। तो वो चिंतित है कि फ्रांस में उसका बेटा कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। तो पोलोनियस क्या करता है, अपने वो भेज देता है किसको, रोनाल्डो को, टू स्पाई ऑन हिज सन, अपने बेटे की जासूसी करने। वो जानना चाहता है, ही वांट्स टू नो ऑल अबाउट व्हाट लियर्टिस इज अप टू एंड विद होम, वो क्या कर रहा है, किसके साथ कर रहा है। तो वो इसलिए उसकी स्पाई करने लियर्टिस को भेज देता है, किसको, रोनाल्डो को। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हैमलेट। हैमलेट के समय, मतलब जब हैमलेट चलते प्ले होता है उस समय कितने करेक्टर डाई, कितने करेक्टर मरते हैं, 8 करेक्टर मरते हैं। मैं आपको सीक्वेंस में बताऊंगी। हैमलेट में सबसे पहले पोलोनियस मरता है, जो सॉरी जो पोलोनियस है, पहले सबसे पहले पोलोनियस मरता है। फिर जो गलती से हैमलेट से ही मारा जाता है, पर्दे के पीछे, कर्टेन के पीछे। फिर ओफिलिया, फिर रोजेंक्रेंट्ज और गिल्डस्टन, 2 आए थे वो लोग। फिर जॉर्टिज, गर्ट्रूड, क्लाउडियस, और लास्ट में कौन मरता है, लास्ट करेक्टर प्रिंस हैमलेट। कितने हो गए टोटल, 8 करेक्टर ड्यूरिंग द प्ले मरते हैं। ओके, नेक्स्ट, विथ दिस शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम। ये कहाँ से लिखे हैं सब, कि विथ दिस शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। ये वर्ड्स किसने बोले हैं, ये वर्ड्सवर्थ ने बोले हैं, किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में। उन्होंने लिखा था एक, स्कॉन नोट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रॉम्ड। अपने इस सोनेट में वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं पोएटिक फॉर्म को, सोनेट की। वो शेक्सपियर की साइड लेके बोलते हैं, मतलब कि अब शेक्सपियर के सोनेट की वजह से उन विदिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, ये उन्होंने उसके की का मतलब यहाँ सोनेट से है। वो सोनेट की साइड लेके बोलते हैं, मतलब शेक्सपियर ने अपने सोनेट से क्या कर दिया है, अनलॉक्ड हिज हार्ट, उसका हार्ट अनलॉक्ड कर दिया है। बहुत सारे लोग सोनेट को क्रिटिसाइज करते थे, तो उसी के उन्हीं को फेवर करते हुए उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर को सिम्बोलाइज करते हुए ये लिखा, स्कॉन नोट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्रॉम्ड।
ये लिखा उन्होंने, उसी में लिखा विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। नेक्स्ट, इन शेक्सपियर ट्रेजेडीज करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी। ये रिमार्क किसके द्वारा लिखा गया है? एसी ब्रैडी। अच्छा, ये क्या रिमार्क है? शेक्सपियर की ट्रेजेडी में क्या है कि करेक्टर डेस्टिनी नहीं है बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी। एक मतलब करेक्टर है और डेस्टिनी है। ऐसे क्यों बोला उन्होंने? ऐसा इसलिए बोला, शेक्सपियर क्या करते थे, शेक्सपियर कंसिडर करते थे कि जो मैन है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर इज प्रोस्पेरिटी एज वेल एज फॉल, मतलब अपनी प्रोस्पेरिटी के लिए भी और अपने फॉल के लिए खुद रेस्पॉन्सिबल है। जो करेक्टर है वो खुद जिम्मेदार है अपने डूम, मतलब अपने पतन के लिए। जैसे हमने क्या बोला, ट्रेजिक फिला बोला। जैसे हैमलेट में क्या होता है, वो इंडिसाइसिव होता है, डिसाइड नहीं कर पाता लास्ट तक कि उसे क्लाउडस को मारना है, कैसे मारना है, कब मारना है, तो वही उसके फॉल का कारण बनता है। लास्ट में वो भी मर जाता है। तो इसीलिए उनकी सारी ट्रेजेडी में यही है, सबका कुछ ना कुछ ट्रेजिक फिला रहा ही है। तो इसलिए शेक्सपियर की ट्रेजेडी में क्या बोला गया है? एसी ब्रैडली ने बोला है कि करेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज करेक्टर एंड डेस्टिनी। शेक्सपियर ने लिखी है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, कब आई थी? 1904। याद रखना है ये पॉइंट भी। एसी ब्रैडली ने लिखी है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904। ओके, नेक्स्ट, हु रोट लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन वीड्स। जो लिलीज हैं जो फेस्टर स्मेल करती हैं, मतलब फेस्टर रोट सड़ने को बोलते हैं ना, फार वर्स देन बीट्स, बीट्स से भी ज़्यादा वर्स हैं। ये लाइन शेक्सपियर की है। सोनेट नंबर 94 किसने बोला ये? सोनेट नंबर 94। उनके इसमें कहने का मतलब ये है इस लाइन का कि जो स्वीटेस्ट थिंग है ना वो भी सोरेस्ट बन जाती है, मतलब वो भी ख़राब बन जाती हैं जो स्वीटेस्ट थिंग होती हैं बाय देयर डीड्स, अपने किसकी वजह से? काम की वजह से, अपने डीड्स की वजह से। ओके, नेक्स्ट, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डच कुरान अपीयर। कुरान शेक्सपियर प्ले में आता है। ये ट्रेंड चला हुआ है पहले से ही कि जो किसी प्ले के जो करेक्टर हमने कम सुने होंगे ना, अनहियर्ड ऑफ, जो कम सुने हुए होंगे हमारे, जिनका रोल प्ले ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उनके बारे में पूछते रहता है। तो हमें बताना है किस प्ले में आया है। यह आया है किंग लियर में। मैं आपको किंग लियर के एक बार सारे करेक्टर बता रही हूँ, थोड़े थोड़े उनके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको लियर के बारे में बताऊंगी। लियर किंग ऑफ ब्रिटेन, उनकी 3 डॉटर हैं। पहली है कॉन्ट्री, लियर की एल्डेस्ट डॉटर, फिर है रीगन, लियर की सेकंड डॉटर, और फिर है कोर्डेलिया, लियर की यंगेस्ट डॉटर जो सबसे प्यारी है। अब इनके हस्बैंड के बारे में बताती हूँ। जो कॉन्ड्रिल है उसका हस्बैंड है ड्यूक ऑफ अल्वानी। ओके, जो रीगन है उसका हस्बैंड है ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल। ओके, और जो वो है कोर्डेलिया है, उसका ही वो चल रहा होता है, उसकी शादी भी खाते हैं उसमें, उसके वो आते हैं सूटर्स 2, उनके बारे में भी बताऊंगी आपको। अब नेक्स्ट बताती हूँ। एक है इसमें अर्ल ऑफ ग्लोस्टर, अर्ल ऑफ ग्लोस्टर, ठीक है। और कौन है? अर्ल ऑफ ग्लोस्टर के 2 बेटे हैं, एडगर और एडमंड। एडगर ग्लोस्टर का बेटा है जो खुद को डिस्गाइज कर लेता है बाद में टॉम बैडलम के रूप में। एक उसका एडमंड बेटा है जो है इलिजिटिमेट सन, अवैध बेटा, मैंने इसका पहले भी जिक्र किया था। ओके, और कौन है? अर्ल ऑफ कैंट है। अर्ल ऑफ कैंट जिसको किंग लियर निकाल देता है, वो खुद को डिस्गाइज कर लेता है बाद में कीज के रूप में। ओके, और एक करेक्टर और है ओसवाल्ड, कॉन्ड्रिल का स्टीवर्ड रहता है वो। एक है फूल, लियर्स फूल। ओके, और एक है ड्यूक ऑफ बरगंडी जो सूटर रहता है कोर्डेलिया का, जो जब किंग लियर मना कर देता है, मतलब किंग लियर कोर्डेलिया को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देता है, तो ड्यूक ऑफ बरगंडी मना कर देता है शादी करने के लिए कोर्डेलिया से कि अब उसे कुछ दहेज नहीं मिलेगा।
फिर हम इसकी बात करते हैं कुरान। ये हमें याद रखना है, ये कोर्टियर है एक। ओके, एक करेक्टर होता है हेरोल्ड, हेराल्ड, HERALD। और कुछ सर्वेंट्स का भी जिक्र है कॉर्नवॉल के। और नाइट्स, सामंत का जिक्र है लियर के, जो जिनको लेकर वो अपनी बेटियों के घर जाता है बाद में। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोवर्स डज द मैड ओफिलिया नोट गिव अवे? कौन सा फ्लोवर जो है मैड ओफिलिया नहीं देती, ये बताना है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है एक्ट 4 की बात है। जब पोलोनियस की डेथ हो जाती है ना, तो उसकी जो ओफिलिया बेटी रहती है वो थोड़ी मैड सी, मतलब पागल सी हो जाती है, ऐसा दिखाया है। और उसे ठुकरा दिया जाता है स्प्रन बाय हर लवर हैमलेट, इसके हम प्रेमी के द्वारा, हैमलेट के द्वारा, जो खुद ही लॉस्ट ऑफ माइंड रहता है उस टाइम पे और अकेला रहता है महल में और किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। तो ओफिलिया क्या करती है ना, अपनी ग्रिफ खो देती है रियलिटी पे। तो तब ये फ्लोवर सीन आता है। इसमें क्या है, ये वो अभी क्वेश्चन ये है कि कौन सा फ्लोवर मैड ओफिलिया नहीं देती, तो वो वायलेट्स का है। ओके, ओफिलिया को ऐसा लगता है कि मतलब ओफिलिया ये सोचती है कि सी हैज़ नो वायलेट्स लेफ्ट, के पास कोई वायलेट्स नहीं है। दे ऑल विदर्ड, वे सब मुरझा गए हैं। वैन हर फादर डाइड, जब उसके पिता मरे हुए, तो वो वायलेट्स का फ्लोवर नहीं देती। बाकी और जो ऑप्शन में फ्लोवर्स थे वो दे देती। मैं आपको सारे फ्लोवर्स एक साथ किसी वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से फ्लोवर्स वो देती है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हु रोट अपोलॉजी फॉर पोएसी? ये किससे लिखा है? ये फिलिप सिडनी का है, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। एलिजाबेथन पोएट जो फिलिप सिडनी है उनके द्वारा है, इनका वर्क है। और अप्रोक्सीमेटली ये 1580 के आसपास लिखा गया है और पब्लिश्ड हुआ था 1595 में आफ्टर हिज डेथ। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर? किस लाइन में आती है मतलब ये लाइन? द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब पेपर में आ चुकी है प्रीवियस ईयर में। एंटोनियो क्लीपेट्रा की है, एंटोनियो क्लीपेट्रा, एक्ट 5 सीन 2। ये तब की बात है जब क्लीपेट्रा कोशिश कर रही है सुसाइड करने की, मरती है ना वो स्नेक बाइटिंग, खुद से सांप को से खुद को कटवा के मार लेती है खुद को। तभी की बात है कि ब्राइट डे डन हो गया और वी आर फॉर द डार्क, वो हम डार्क के लिए हैं, अंधेरे के लिए। विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिक एपिक? ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल कौन सा एपिक माना जाता है, वो है द प्रेलूड। प्रेलूड का सब टाइटल याद रखना है आपको, ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एड्रेस किया गया था किसको? टू कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ ने लिखना शुरू किया था इसको 1798 के दौरान लिखना शुरू किया था, फिनिश कर दिया था इसको 1805 तक। और इसका जो अर्लियर एडिशन था 1805 में ही आया था 13 बुक्स के साथ। फिर एक एडिशन आया 1850 में 14 बुक्स के साथ, मतलब पहला जो 1805 में आया था उसमें 13 बुक्स थी, फिर जो सेकेंड एडिशन आया 1850 में उसमें 14 बुक्स थी। इसका जो प्रेजेंट टाइटल है ना द प्रेलूड, ये उनकी वाइफ है मैरी वर्ड्सवर्थ, उनके द्वारा सजेस्ट किया गया है, जो पब्लिश हुआ था उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था ना ये वर्ड्सवर्थ की। तो मैरी वर्ड्सवर्थ जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने ये टाइटल इसको सजेस्ट किया था द प्रेलूड। ओके, हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट? किसको पोएट के रूप से के नाम से जाना जाता है? एडमंड स्पेंसर। अच्छा, ये तो याद रख लोगे आपकी पोएट्स पोएट के नाम से जाना जाता है एडमंड स्पेंसर को। लेकिन किसने इनको ऐसे कह के मतलब सिम्बोलाइज किया है, किसने बोला है उनको पोएट्स पोएट? ये बोला है चार्ल्स लैम ने। उनका जो यूनिक इनोवेशन था ना वर्क पोइट्री में, उसके लिए बोला है एडमंड स्पेंसर ने। एडमंड स्पेंसर को किसने? चार्ल्स लैम ने। याद रखना है, ये भी याद रखना है कि किसने बोला है पोएट्स पोएट? चार्ल्स लैम ने। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ पोइट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? हमें फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन बताना है पोइट्री का ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन क्या हुआ? टोटल्स मिसलेनी। ओके, सॉन्ग्स, इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है ना, उसको यूजुअली टोटल्स मिसलेनी के नाम से सिम्बोलाइज करते हैं, मतलब कहते हैं।
ये फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी थी इंग्लिश पोइट्री की और पहली बार पब्लिश की गई थी बाय रिचर्ड टोटल के द्वारा इन 1557 इन लंदन। और फिर बाद में इसके और भी एडिशन आए थे 16th सेंचुरी में। वो बस इतना ही काफ़ी है इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू।